ये सैनिक तैयार हो रहा है। हो गया? नमस्ते बच्चों। अभी कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस का कार्यक्रम चल रहा है और आपको जो भी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं और महाविद्यालय आना चाहें तो महाविद्यालय ज़्यादा संख्या में नहीं आना है, एक दो साथियों के साथ आ जाओ, अपन आधा घंटा बैठ कर डिस्कस कर लेंगे। तो अब अपने जो है पढ़ा था छायावाद। उसके बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं छायावाद में, अब देखिए जैसे भी घटनाक्रम आगे चलता है उसके बाद में कुछ चीज़ें छूटती जाती है, कुछ चीज़ें नहीं जुड़ती जाती है। तो अब तक जैसे आपने पढ़ा वे रीतिकाल तक लाक्षणिक ग्रंथों का निर्माण हुआ और किस प्रकार से चलते चलते ब्रज भाषा का प्रयोग था। उसके बाद में जैसे आधुनिक काल में हम आए तो गद्य का प्रयोग बढ़ने लगा, खड़ी बोली का प्रयोग बढ़ने लगा, विषय परिवर्तित हो गए और नायकों के गुण अलग अलग हो गए। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जब छायावाद के बाद में हम अब देखते हैं प्रगतिवाद के बारे में। तो प्रगति शब्द जैसा आप जानते ही हैं, प्रगति शब्द का अर्थ होता है उन्नति, बढ़ना, आगे बढ़ना। जैसे हम कहते हैं ना वो उसने बहुत प्रगति की है, प्रगति की मतलब बहुत आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ रहा है, उसके व्यक्तित्व में निरंतर निखार आ रहा है, बढ़ रहा है। इसी तरह से हम साहित्य के संदर्भ में देखेंगे तो प्रगतिवाद को उसी तरह से देखना है जैसे वो उत्तरोत्तर जो है वो साहित्य के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। तो प्रगति शब्द का अर्थ होता है उन्नति और विकास, अर्थात वे कोशिशें जो वर्तमान स्थिति से समाज को आगे की ओर ले जाने बढ़ाई जाती है, प्रगति कहलाती है। प्रगति शब्द का को देखते हुए अब वर्तमान के जितने भी साहित्य कार्य हैं वो प्रगतिशील कहलाते हैं। अब आप देखिए प्रगतिवाद का जो है वो कार्ल मार्क्स का बहुत बड़ा प्रभाव इस प्रगतिवाद पर पड़ा, क्योंकि प्रत्येक रचनाकार अपने समय तक जो भी साहित्य लिखा जाता है उससे आगे बढ़कर रचना किया करता है। इस रूप में सूर, तुलसी, मीरा सभी रचनाकार प्रगतिशील ठहराए जाते हैं। अब आप देखिए कबीर जो भक्तिकाल के कवि थे, निर्गुण कवि थे, लेकिन आज भी उनका जो साहित्य है, आज उनका जो काव्य है वो आज भी प्रासंगिक कहा जा सकता है। इस प्रकार सूर, तुलसी, मीरा ये जो साहित्यकार हुए हैं उनके काव्य को हम आज भी निरंतर उसी मनोयोग से पढ़ते हैं जैसा पहले पढ़ते थे। मतलब उनकी साहित्य कृतियाँ जो है अमर हैं और वो हर युग में प्रासंगिक हैं। अब देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद शब्द उन कवियों और साहित्यकारों के लिए प्रयुक्त होता है जो कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा के आधार पर साहित्य है। अब आप एक देख लीजिए, प्रगतिवाद में मोटे मोटे तौर पर आपको दो वर्ग दिखाई देते हैं, एक है शोषक वर्ग और दूसरा है शोषित वर्ग। शोषक वर्ग कौन है? जो पूंजीपति, जिसके पास अथाह पैसा है और वो अपने पैसे के दम पर, दौलत के धन के बल पर जो है वो शोषितों का शोषण करता है। तो प्रगतिवाद में आपको ये दो प्रकार की विचारधाराएं देखने को मिलेगी, एक तो पूंजीपति वर्ग जो शोषक वर्ग कहलाया और दूसरा दलित वर्ग जो है शोषित वर्ग कहलाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद शब्द उन कवियों और साहित्यकारों के लिए प्रयुक्त होता है जो कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा के आधार पर साहित्य। पहले विश्व युद्ध के बाद विश्व में जब आर्थिक मंदी का दौर हुआ तो साम्यवादी विचारधारा का भी तेजी से, इससे भी आर्थिक मंदी चलती है। तो जब आर्थिक मंदी चलती है तो जो निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका अधिक शोषण होता है। तो इस आधार पर साहित्य दो वर्गों में बंट गया है, एक तो शोषक वर्ग जो पूंजीपति वर्ग कहलाया, उच्च वर्ग कहलाया, और दूसरा शोषित वर्ग जो निम्न। अब शोषित वर्ग की परिभाषा क्या है इसको आप लिख लो, यह ऊपर लिखो शोषक वर्ग या पूंजीपति वर्ग, उच्च वर्ग। यह वर्ग समाज की सारी पूंजी को अपने अधिकार में ले लेता है और इस कारण बिना परिश्रम किए जीवन की सारी सुख सुविधाओं को भोगता रहता है। पूंजी पर अधिकार होने के कारण ये गरीबों, किसानों और मजदूरों का निरंतर शोषण करता है। दूसरा है निम्न वर्ग, शोषित वर्ग। यह वर्ग है जो केवल श्रम या परिश्रम के सहारे अपनी आजीविका प्राप्त करता है, रात दिन खून पसीना बहा करके कड़ी मेहनत करता है, तब भी
वो इतना आश्वस्त नहीं होता है कि मुझे 2 वक्त का खाना मिल जाएगा, मेरे बच्चे जो है बहुत बढ़िया शिक्षा प्राप्त कर लेंगे और अच्छे इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन हो जाएगा, परिवार सुख समृद्धि से चलेगा, ये आश्वस्त नहीं होता है। वो दिन रात कड़ी मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन फिर भी उसे जो है सिर्फ अपने जीविका यापन का ही उसके पास में इतना धन का जुगाड़ हो पाता है और जीवन में उसे सारी सुविधाएं भी प्राप्त नहीं होती है। यहाँ तक कि रोटी कपड़ा मकान की जो आवश्यकताएं हैं तो उसकी वो पूर्ति बड़ी मुश्किल से कर पाता है। उच्च वर्ग पूंजी के आधार पर इस वर्ग का शोषण करता है और यह जीवन भर शोषित वर्ग जो है अभाव कष्ट को यंत्रणा को रोकता है। अब देखिए कार्ल मार्क्स ने मानवीय आधार पर सभी मनुष्यों को बराबर, अच्छा एक साम्यवाद से प्रभावित है कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। साम्यवाद का मतलब है सभी व्यक्ति समान है, कोई किसी के ऊपर नहीं है, कोई किसी के नीचे नहीं है, सभी मनुष्य जाति में जिसने जन्म लिया है वो सभी व्यक्ति एक समान है। तो कार्ल मार्क्स ने मानवीय आधार पर सभी मनुष्यों को बराबर सिद्ध करते हुए अपनी साम्यवादी विचारधारा को प्रस्तुत किया। जो साहित्यकार मार्क्स की विचारधारा पर साहित्य लिखते हैं वो साहित्यकार प्रगतिवादी साहित्यकार। इस प्रकार प्रगतिवादी साहित्य में निम्नलिखित बातें जो मोटे तौर पर जो सामने आती है वो ये है कि साम्यवादी विचारधारा का समर्थन, समझ रहे हैं ना, साम्यवादी विचारधारा का मतलब है सभी मनुष्य समान हैं, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है, कोई किसी से। तो पहला है साम्यवादी विचारधारा का समर्थन। दूसरा है उच्च वर्ग या शोषित समाज का विरोध, मतलब जब वो निम्न वर्ग का शोषण कर रहा है, उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है और उनको जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित रख रहा है, तो इस तरह से उन्होंने उच्च वर्ग या शोषित समाज का विरोध किया। निम्न वर्ग और शोषित समाज के प्रति सहानुभूति। जो निम्न वर्ग है, निचला वर्ग है, जिसके पास जीवन की आधारभूत सुविधाएं नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, उनके प्रति सहानुभूति का कार्य। और साम्यवाद की स्थापना के लिए क्रांति का समय। अभी साम्यवाद को स्थापित करना है, अभी समाज में असमानता है, तो साम्यवाद को अगर स्थापित करना है तो उसके लिए अगर विरोध करना पड़े, विरोध के रूप में अगर क्रांति भी करनी पड़े तो भी इन्होंने उसको जायज़ ठहराया, उचित ठहराया। उसके बाद में जो 5वीं विशेषता है वो है प्रगति परंपराओं, नैतिक मान्यताओं और आदर्शों का। अब भारत में प्रगतिवाद का इतिहास भी आप संक्षेप में देख लीजिए। 1937 के आसपास जब छायावाद का पतन हो गया, मतलब देखिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि छायावाद का जब पतन हुआ उसके बाद में प्रगतिवाद का विकास हुआ। 1937 के आसपास जब छायावाद का पतन हो गया तब दूसरे विश्व के कारण आर्थिक मंदी का जो दौर चला, जैसे अभी आप देख रहे हैं अभी भी आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, तो उस समय दूसरे विश्व युद्ध के बाद में आर्थिक मंदी का जो दौर चला उसके कारण छायावाद के पतन के बाद में इस प्रगतिवाद का कविताएं लिखी जाने लगी और तब से प्रगतिवादी साहित्य का विकास। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, जिसमें प्रेमचंद का बहुत बड़ा योगदान है, प्रेमचंद का बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने जो प्रेमचंद का जब आप साहित्य पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ जो है वो उसमें सुर जो निकलता है पीछे, वो साम्यवाद से संबंधित सुर निकलता है। भाई सभी समाज में सभी समान हैं, पूंजीपतियों के विरोध का स्वर भी प्रेमचंद के साहित्य में मुखर होता है। जैसे आप अगर गबन गोदान उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको लगेगा देखो कि एक किसान जो है जीवन भर कड़ी मेहनत कर रहा है और कड़ी मेहनत करने के बाद में भी उसे जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो भी उसकी क्षमता में नहीं आ पाता है और उसके लिए वो कड़ी मेहनत करता है। अब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना में जो 4 कवि मुख्य रूप से आते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसका कुकुरमुत्ता जो काव्य है वो बहुत सराहनीय है और वो शोषित वर्ग के प्रति बहुत सहानुभूति रखता है। उसके बाद सुमित्रानंद पंत ने एक काव्य लिखा ग्राम्या। और अब प्रगतिशील साहित्य की विशेषताएं, तुम्हारा बोल देखो अगर वीडियो चलो
लगता है ये बड़ा हुआ बहुत बड़ा ना जगह